गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हम प्रोग्राम प्रभु सर की प्रभु कृपा के साथ में शुरू करेंगे। प्रोग्राम आज बहुत अच्छा होगा। अभी आज के प्रोग्राम का हमारा जो टॉपिक है, जो महाराष्ट्र एमसीएस एक्ट के अंदर चैप्टर 13 उसके अंदर में जो सेक्शन 154 बी है, उसके ऊपर हमारी बात होगी। Thank you very much, Garg and the entire team. देश जी, सुदेश जी, जयवंत घुड़के, सभी लोगों को मेरा धन्यवाद और आपको शुभकामना भी देता हूं। अभी शुरू करते हैं कि ये जो नया चैप्टर जो आया है 13B इन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, वो एग्जैक्टली क्या है वो थोड़ा सा समझना जरूरी है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 में आया। उसके पहले बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट था 1925 और उसके पहले एक्ट था 1904 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904। अभी ये आस्ते आस्ते हमारा बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 था बिफोर इंडिपेंडेंस, मगर वो जाके जब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 आया तभी ये देखा गया कि हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ये पूरी टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लागू है, वेदर इट इज कंज्यूमर सोसाइटी, शुगर फैक्ट्री या वीवी मिल या एग्रीकल्चरल या कोऑपरेटिव बैंक, क्रेडिट सोसाइटी, तो आप कुछ भी ले उनके लिए ये सब लागू था। सर इसको स्लाइड शो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको स्लाइड शो में ले लीजिए। तो आप देखेंगे तो देयर आर नियर अबाउट 58 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मगर जब हम देखते हैं 57 टाइप्स ऑफ सोसाइटी और 58 है हाउसिंग सोसाइटी। जब 57 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी देखते हैं वो सही ढंग से आप देखेंगे वो है पूरी तरह से बिजनेस करती है। गिव एन एग्जांपल, कोऑपरेटिव बैंक लेंडिंग बिजनेस करती है, क्रेडिट सोसाइटी सेम थिंग। आप कंज्यूमर सोसाइटी देखेंगे, कंज्यूमर आइटम्स जो है खरीदी करते हैं होलसेलर से और रिटेलर कंज्यूमर को देती है। आप एग्रीकल्चरल सोसाइटी देखेंगे वो भी प्रोड्यूस करती है, डेयरी सोसाइटी, फिशरी सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी, आप कुछ भी सोसाइटी लीजिए ये पूरी प्रकार का एक व्यवसाय करती है। हालांकि वो व्यवसाय करते टाइम उसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं रखती है, लिमिटेड प्रॉफिट रखती है और प्रॉफिट रखा तो भी वो अपना मेंबर के अंदर बांटती है। सो इसके लिए आप देखेंगे पूरी टाइप का कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बिजनेस ओरिएंटेड है। जब हम देखते हैं हाउसिंग सोसाइटी, ये क्या बिजनेस ओरिएंटेड है? बिल्कुल नहीं है। यदि वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, ये सब अपने अपने मेंबर को एक घर दिलाना या उनका घर खरीदी किया है तो उसको मैनेज करना, मेंटेन करना और कॉमन एरिया को मैनेज करना, वही उनका पर्पस है। जो हमें लास्ट सेमिनार में देखा था, पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू गेट द कन्वेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मेंटेन द बिल्डिंग, देन रेज द फंड, कंडक्ट सम सोशल एक्टिविटी और एनी अदर ऑब्जेक्ट। ये 5 के अलावा 6 ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। तो आप इधर किधर भी आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। जितना आपका खर्चा होता है उतना खर्चा आप हाउसिंग सोसाइटी से रिकवरी कर सकते, मेंबर से रिकवरी कर सकते हो। थोड़ा सा रिजर्व में आप 2%, 5%, 10% तक एक्स्ट्रा लेंगे, बट दैट विल रिमेन विद द सोसाइटी ओनली, इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड आल्सो। सो इन द एंड जो एक्सेस रहेगा वो जब भी चाहिए वो जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन पार के हम यूज करते हैं। तो आप देखेंगे इधर कोई भी बिजनेस का एक्टिविटी होता ही नहीं है। तो यदि बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है और महाराष्ट्र में लगभग 2 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें से 1 लाख लगभग ये 57 टाइप्स ऑफ सोसाइटी है जो बिजनेस ओरिएंटेड है और जो 1 लाख सोसाइटी है वो हाउसिंग सोसाइटी है। क्या इस हाउसिंग सोसाइटी को अलग से ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। इसका मांग बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन लास्ट गवर्नमेंट ने 2017 को फरवरी महीने में एक कमेटी बनाया, जिस कमेटी में मैं भी था और अन्य जो संदीप के चेयरमैनशिप के अंदर मोहम्मद अरीफ जो डीजीआर थे उस टाइम में, अभी जॉइंट रजिस्ट्रार एसआरए में है, और अन्य रजिस्ट्रार और अलग अलग
जो रिटायर्ड रजिस्ट्रार और कुछ मैनेजमेंट, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन, थाना हाउसिंग फेडरेशन का रिप्रेजेंटेशन, सीए इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंटेशन, ऐसा करते हुए एक 10-15 आदमी का कमेटी बनाया और उस कमेटी को ये बताया गया कि ऐसे ऐसे हमारे पास मांग आया, अभी रेरा कायदा बन गया, डीम्ड कन्वेंस आ गया, तो प्रैक्टिकली हाउसिंग सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज है। अभी हम थोड़ा सा इश्यू लिस्ट डाउन करते हैं, क्यों ये कायदा अलग से करना पड़ा, ये अलग चैप्टर क्यों बनाना पड़ा। इश्यूज आप देखेंगे, मेंबरशिप, जो मेंबरशिप जो एक आपका क्रेडिट सोसाइटी में या बैंक में जब लेते हैं तो एक भाग बंटवारा शेयर कैपिटल डालते हैं और उसके ऊपर उनको डिविडेंड मिलती है। बिजनेस में जो भी मुनाफा होता है वो हिसाब से उसको डिविडेंड दिया जाता है, तो उनका शेयर कैपिटल ही होती है। मगर क्या हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा सब है? बिल्कुल नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी में शेयर कैपिटल 250 रहेगा, लेकिन उनका फ्लैट का कीमत 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का होगा, 2 करोड़ का होगा, 5 करोड़ का होगा। तो ये जो 250 रुपए का शेयर कैपिटल आप सब्सक्राइब करके या 500 रुपए का शेयर कैपिटल आप सब्सक्राइब करते हुए आप एक फ्लैट का एक दायित्व लेते हैं और एक ओनरशिप लेते हैं, तो इसके लिए वो जो है फ्लैट के साथ संबंधित है। जब हम फ्लैट की बात करते हैं, नेचुरली लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लागू है। क्या जो नॉमिनेशन जो आम आदमी के लिए लागू है, क्या वैसे ही नॉमिनेशन क्या हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर को लागू होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ सक्सेशन ये जो अलग है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है। आप जब देखेंगे अन्य जो भी सोसाइटी की बात में किया, उधर सब शेयर कैपिटल होती है, वो मूवेबल है, आप शेयर कैपिटल 1 साल के बाद सरेंडर करके पैसा भी ले सकते हो। क्या इधर आप शेयर कैपिटल 250 रुपए लेके क्या आपका फ्लैट छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं है। तो फ्लैट का ये जो शेयर कैपिटल है, इसके साथ राइट, टाइटल, इंटरेस्ट इन ए फ्लैट विच यू आर ऑक्यूपाइंग इज कनेक्टेड। फिर सवाल आता है, भाई फ्लैट हमने जॉइंट में लिया, तो फ्लैट हमने जॉइंट में लिया, तो अभी आप देखेंगे जो पहला स्लाइड था लगभग 14 चैप्टर्स है। उस 14 चैप्टर में अलग अलग चैप्टर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, तो इंश्योरेंस का है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी का है, क्रेडिट एंटिटी का है, बैंक का, इंश्योरेंस बैंक का है, तो अलग अलग जो चीज अवेलेबल है वो सब हाउसिंग सोसाइटी को लागू नहीं है। जब वो हाउसिंग सोसाइटी को लागू नहीं है तो हमें ये करना जरूरी था कि उसमें कौन सा हाउसिंग सोसाइटी को लागू है उसको रखा, और जो हाउसिंग सोसाइटी को लागू नहीं उसका भी विश्लेषण किया और उसको निकाल दिया। इस तरह से सेक्शन 154B में ऐसा बताया गया कि 168 सेक्शन है और वो 168 सेक्शन में कौन सा जो है लागू है, दैट इज मुतक मुटंडिस, जो एप्लीकेबल है वो बताया गया, जो एप्लीकेबल नहीं है वो भी बताया गया। मतलब जो एप्लीकेबल नहीं उस सेक्शन के बारे में जानकारी भी नहीं लेना चाहिए, ना उसके ऊपर दौर भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए। तो अभी सवाल उठता है, ठीक है, कुछ डेफिनेशन भी नया करना जरूरी पड़ा। बहुत सारा डेफिनेशन हमने दिया है, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं खास करके एक 5-6 डेफिनेशन के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि डेफिनेशन आप हमेशा पढ़ सकते हैं। देखिए अभी 2 डेफिनेशन नया दिया है, जो है एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी 154B1। ऐसा 154B में 1 से लेके सेक्शन 31 सेक्शन तक है, और 154B में क्लॉज नंबर 1 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ऐसा 2 दिया है। सबसेक्शन 1 में कौन सा मुटट पुटंडिस मतलब एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा, और 154B सबसेक्शन 2 में कौन सा एप्लीकेबल नहीं वो बताया गया। 154B1 में डेफिनेशन दिया गया। मैं कुछ डेफिनेशन जैसा मैंने बताया, एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी क्या है। एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी का मतलब है मोर देन 5 हाउसिंग सोसाइटी एक लेआउट में है, उनका वोटिंग राइट ऐसा रेगुलेट किया जाएगा कि सबको 4/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स इन द जनरल बॉडी में अटेंड कर पाएंगे। और ये जो सोसाइटी है, पहला फेडरेशन बोला जाता था, अभी उसको एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी बनाया गया। इसमें फर्क इतना ही है, ये सब हाउसिंग सोसाइटी होना चाहिए। फिर सबसेक्शन 8 में ये बताया गया कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन। अभी डिफरेंस क्या है, CHA एंड AS और AOS, एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी, AOS एंड CHA में क्या फर्क है? AOS में एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी में
500 का 5 हाउसिंग सोसाइटी होना चाहिए या उसके ऊपर होना चाहिए, जबकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन है ये 2 या 4 लीगल एंटिटी, इधर हाउसिंग सोसाइटी की बात नहीं की है, लीगल एंटिटी। मान लीजिए एक है उधर कंडोमिनियम, दूसरा है मान लो उधर कंपनी, क्या ये दोनों मिला के कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, क्योंकि इसका व्याख्या देखिए, एसोसिएशन मीन्स क्या बताया इन्होंने, कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन मीन्स एसोसिएशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज और अदर लीगल बॉडीज for the purpose of maintenance of common amenities or conveyance of land and building, land and common amenities in respect of plot or layout। क्या होता था, यदि एक लेआउट में एक कंपनी रहती थी, एक सोसाइटी रहती थी, अभी दोनों लेआउट में अपना शेयरिंग कर रहे हैं, कॉमन एरिया, गार्डन, पार्किंग, रोड वगैरह, तो इनको दोनों को मिलके एक एसोसिएशन, कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन बना सकते हैं और कन्वेंस जॉइंट में ले सकते हैं। अभी तीसरा जो व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 16वां क्लॉज है, वो है हाउसिंग फेडरेशन। ये वो ऐसे एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी है, सीएचए है एसोसिएशन ऑफ अगेन 2 और मोर लीगल एंटिटी कन्वेंस के लिए, और तीसरा जो है हाउसिंग फेडरेशन। ये जो हाउसिंग फेडरेशन है, ये जैसा पिंपरी चिंचवड़ कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन है, या जिसको हम बोलते हैं तालुका या सिटी वाइज फेडरेशन है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, उसके बाद स्टेट फेडरेशन है, जो फेडरेशन को गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। अभी पिंपरी चिंचवड़ फेडरेशन को मुझे थोड़ा सा इधर बताना पड़ेगा, यदि आपका फेडरेशन को नोटिफाई करके लेना है, जिससे कि आप रिकवरी ऑफ ड्यूज, बाकी का जो भी सलाह मशवरा जो रजिस्ट्रार करती है वो आपसे करा के लेना है, तो आपको शायद गवर्नमेंट ये बोल सकते हैं कि आपका आई थिंक म्यूट हो गया प्रभु सर का। नोटिफाई करना है तो एक कंडीशन आ सकता है, जो अपना डिस्कशन में था, रूल बना था कि आपका 1,500 के ऊपर मेंबर होना चाहिए। आज आपके फेडरेशन में 60-70। यस प्रभू सर, मला परत ते तो म्यूट झाला ना ऑडिओ, ते आमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट होतं, तुम्ही परत रिपीट करा ना थोडं। सॉरी सर, मी इंटरप्शन केलं। मैं रिपीट करतो ना। हां सर, थँक्यू। नो प्रॉब्लम। हाउसिंग फेडरेशन का मतलब ये है, आपका हाउसिंग फेडरेशन रजिस्टर्ड है, पिंपरी चिंचवड़ हाउसिंग फेडरेशन रजिस्टर्ड है, लेकिन आज उसको नोटिफाई भी होना चाहिए। अलग से एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है, जैसा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को 10 इंस्टीट्यूट को नोटिफाई किया, उसी हिसाब से उस फेडरेशन को भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के गजेट में नोटिफाई होती है। ये नोटिफाई करना है तो एक इंटरनल एक गाइडलाइन अभी आने वाला दिनों में आपको आएगा, क्योंकि नया एक्ट में जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो 13B जो चैप्टर है, उसमें हाउसिंग फेडरेशन को बहुत कुछ दायित्व दिया है, बहुत कुछ पावर दिया है, बहुत कुछ कामकाज करने को बोला है, वो मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन वो करना है तो आपको क्या करना है, आपका हाउसिंग फेडरेशन को नोटिफाई करके लेना है। हाउसिंग फेडरेशन को नोटिफाई कब होगा, यदि वो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करती है। मान लो जो आपका एरिया में 3,000 सोसाइटी है, अभी 3,000 सोसाइटी है, उसमें ऐसा नोटिफिकेशन में आ सकता है कम से कम 51% के ऊपर आपका एरिया का आपका मेंबर होना चाहिए, तभी आपका सोसाइटी हम नोटिफाई करेंगे। या कम से कम ऐसा भी बोल सकते हैं 1,000 मेंबर होना चाहिए। तो यदि उतना मेंबर नहीं है तो शायद गवर्नमेंट उस फेडरेशन को नोटिफाई करेगा नहीं, तब तक आपको शायद पूना फेडरेशन के साथ ही लोग जाएंगे, क्योंकि उधर लगभग 3,000-4,000 मेंबर है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अपना पिंपरी चिंचवड़ का जो फेडरेशन का मेंबरशिप है उसको आपको कोई भी हालत में बढ़ाना है, तभी आपको एक गजेट नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि ये रूल में आएगा, रूल बन रहा है, क्योंकि मैं रूल मेकिंग कमेटी में भी हूँ, इसका डिस्कशन बहुत चल रहा है। तो तीसरा जो हम आते हैं जो व्याख्या डिफॉल्टर, क्योंकि डिफॉल्टर का व्याख्या अपना DB पाटिल साहब ने भी लिया होगा। डिफॉल्टर मीन्स ए मेंबर और ए फ्लैट ओनर और ए ऑक्यूपायर। ऐसा जरूरी नहीं कि वो मेंबर ही होना चाहिए, यदि नॉन मेंबर है लेकिन वो ऑक्यूपायर ऑफ द बिल्डिंग है तो भी उसको डिफॉल्टर माना जाता है, उस हिसाब से उसका फ्लैट को ऑक्शन कर सकता है। ड्यूज का मतलब ये बताया गया 154B सेक्शन 1 सब सेक्शन 12 में,
means an amount payable by a member or a flat owner to the society and demanded by the society by issuing a bill or a notice in writing, and such demand is based on the provisions of the act. मतलब जो एक्ट के हिसाब से जो सोसाइटी को मेंटेनेंस देना है, जिसके ऊपर एजीएम का नोटिस हुआ है, मीटिंग हुआ है, वो देना कंपलसरी है। ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, आपको ड्यूज बोलते हैं। तो ये ड्यूज भरना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तो अगला हम स्लाइड में जाते हैं। तो उस स्लाइड में आपको ये भी दिखाई देगा कि सोसाइटी का, हाउसिंग सोसाइटी का व्याख्या दिया है। हाउसिंग सोसाइटी का मतलब क्या है? हाउसिंग सोसाइटी मतलब जो हाउसिंग सोसाइटी जो प्लॉट या बिल्डिंग अपना मेंबर को देने के लिए, या फ्लैट या प्लॉट मेंबर को देने के लिए जो सोसाइटी बन के खड़ा होती है, उसको हम हाउसिंग सोसाइटी बोलते हैं। दूसरा ये भी होती है हाउसिंग सोसाइटी जो अपना, देखिए 154B17 में दिया है, जरा देखिए, फॉर द प्रोवाइडिंग द प्लॉट्स और द ड्वेलिंग यूनिट टू मेंबर्स और कॉमन एमिनिटीज एंड सर्विसेज टू देयर मेंबर्स ऑन द डेवलपर बिल्डिंग। मान लो एक डेवलपर ने बिल्डिंग बनाया, उसके बाद कॉमन एमिनिटीज का सर्विसेज देना है, उसके लिए भी आप एक हाउसिंग सोसाइटी बनाते हो। तो इस तरह का दो टाइप का हाउसिंग सोसाइटी बनते हैं, जो हमने लास्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में हमने डिस्कस किया है। अभी आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो नया चैप्टर में जो हाउसिंग सोसाइटी, उसमें 3 प्रकार का हाउसिंग सोसाइटी बताया। इसको गौर से समझना बहुत जरूरी है। 3 प्रकार का हाउसिंग सोसाइटी कौन सा है? एक है टेनेंट ओनरशिप हाउसिंग सोसाइटी। टेनेंट ओनरशिप हाउसिंग सोसाइटी मतलब टेनेंट एंड ओनरशिप मतलब बिल्डिंग आपका ओन है, लेकिन जो जगह है वो आपको आइदर लीज में दिया जाएगा और आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। कौन करेगा? सोसाइटी। सो सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द प्लॉट और द लैंड, एंड आपको एक एक प्लॉट अलॉट करते हैं, जिसको प्लॉट ओनर सोसाइटी भी बोलते हैं, बंगलो टाइप ऑफ सोसाइटी भी बोलते हैं, जहाँ बंगलो आप खुद बनाओगे, लेकिन सोसाइटी आपको प्लॉट जो है लीज में देगा। उसको टेनेंट ओनरशिप हाउसिंग सोसाइटी बोलते हैं। दूसरा प्रकार है टेनेंट को पार्टनरशिप हाउसिंग सोसाइटी। ये भी व्याख्या उसी में दी है। टेनेंट को पार्टनरशिप हाउसिंग सोसाइटी मतलब क्या है? फ्लैट और बिल्डिंग दोनों जो है वो सोसाइटी ओन करती है। जो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट रेरा के अंतर्गत जो फ्लैट हम खरीदी करते हैं, बिल्डर से जो खरीदी करते हैं, वो पूरा का पूरा सोसाइटी टेनेंट को पार्टनरशिप हाउसिंग सोसाइटी में रजिस्टर होता है। लोग पूछते हैं, सर हम तो मालकियत है हमारा, तो हमें टेनेंट को पार्टनरशिप क्यों बता रहे हैं? सर टेनेंट मतलब यू आर ऑक्यूपाइड एंड यू आर ऑक्यूपाइड ऑन ए को पार्टनरशिप बेसिस। यू आर द कलेक्टिव ओनर बट यू आर टेनेंट मीन्स टेनामेंट का ऑक्यूपाई किया हुआ टेनेंट। तो इसका मतलब नहीं कि आप बाढ़ोतरी है। कई बार बाढ़ोतरी गृह निर्माण संस्था ऐसा करके लिखते हैं, तो भी लोग हमारे पास आके बोलते हैं की सर ये भाडे तत्वावर म्हटलेलं आहे, आम्ही भाडेवर आहे का? चुकीचं आहे, ऐसा नहीं है, एक क्लासिफिकेशन है। लेकिन इसका मतलब आप फ्लैट का मालिक हो, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग दोनों सोसाइटी के नाम से कन्विंस होने की वजह से उसको टेनेंट को पार्टनरशिप बताया जाता है। अभी आप अगला स्लाइड भी लीजिए। तीसरा जो है वो अदर हाउसिंग सोसाइटी। अभी अदर हाउसिंग सोसाइटी मतलब क्या है? हाउस मॉर्गेज सोसाइटी है, हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी है, और खास करके जो अर्बन एरिया में आपको बहुत सारा ऑफिस बिल्डिंग भी दिखाई देता है। जो ऑफिस बिल्डिंग दिखाई देते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? उसको भी अदर टाइप ऑफ सोसाइटी बोलते हैं। पहला इसको प्रीमाइजर सोसाइटी बोलते थे, या मान लीजिए पूरा का पूरा आपका इंडस्ट्रियल एस्टेट है उसको प्रीमाइजर सोसाइटी बोलते थे, लेकिन अभी उसको भी हाउसिंग सोसाइटी में डाला, क्योंकि रेरा में भी जो अपार्टमेंट है उसमें कॉमर्शियल रेसिडेंस सब कुछ किया है, और फ्लैट का भी व्याख्या जो हमारा कायदे में डाला है उसमें भी रेसिडेंशियल कॉमर्शियल सब कुछ बताया है। इसके लिए उसको भी हाउसिंग सोसाइटी का क्लासिफिकेशन में डाला है। सो वी हैव ए टेनेंट ओनरशिप, टेनेंट को पार्टनरशिप एंड अदर टाइप ऑफ सोसाइटी। अभी 154B18 में आते हैं, जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। इसके ऊपर ही पूरी जो हाउसिंग सोसाइटी का जो पूरी रूपरेखा है ये मेंबरशिप के ऊपर ही डिपेंड है। तो हम आगे आते हैं मेंबरशिप में किस प्रकार का किया है। मेंबरशिप में आप देखेंगे कि हमारे पास खास करके 4 टाइप का मेंबर्स है। 4 टाइप का मेंबर कौन सा है? एक
सबसेक्शन 18 में ये बताएगा, मेंबर मीन्स ए पर्सन हु जॉइन्स एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी। मान लीजिए जब सोसाइटी बनाना था तभी जो भी आदमी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में साइन करता है, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, शेयर मनी, एंट्रेंस फीस, बाकी का कुछ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लैंड एंड बिल्डिंग, वो आदमी को आप मेंबर बताते हो, क्योंकि वो मालकी हक है, उसका राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी है। उसी तरह से सब्सिक्वेंटली मान लो ड्यू टू द डेथ ऑफ द मेंबर, या ड्यू टू द परचेज ऑफ द फ्लैट, या ड्यू टू द मेनी टाइम्स कुछ लिमिटेड लोगों से सोसाइटी बनती है, बाकी का जो लोग मेंबर नहीं है बाद में वो एप्लीकेशन करते हैं, ऐसे सब्सिक्वेंटली जो मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन डाल के उसको एडमिशन करते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, सच पीपल आर ऑल्सो कॉल्ड मेंबर। बट महत्वपूर्ण है उनके नाम पर राइट टाइटल इंटरेस्ट होना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट उनके नाम पर चलेगा और उसको मेंबर बनाया जाता है। कई बार इसको ओरिजिनल मेंबर बोलते हैं, कई बार इसको प्राइमरी मेंबर बोलते हैं, कई बार इसको फर्स्ट मेंबर बोलते हैं, बट अल्टीमेटली includes all these three type of society. Member is an inclusive definition। और अलग 3 टाइप ऑफ सोसाइटी कौन सा? मेंबर में भी 3 टाइप का सोसाइटी का मेंबर है, जिसमें 18 ए में बताया गया, 118 ए में बताया गया एसोसिएट मेंबर। एसोसिएट मेंबर ये कायदा आने के पहले क्या, वो भी समझना जरूरी है। ये कायदा आने के पहले एसोसिएट मेंबर का व्याख्या ये था कि जो मेंबर जिसके नाम से फ्लैट है, जॉइंटली है, तो ही उसको एसोसिएट मेंबर बनाया जाता था और उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट आता था। लेकिन अभी एसोसिएट मेंबर का व्याख्या ऐसा बताया गया कि उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में होना जरूरी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। पहला क्या था, एसोसिएट मेंबर बनना है तो उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका नाम सेकेंड होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, उसका नाम से फ्लैट होना चाहिए, ये जॉइंट ओनर होना चाहिए, तब उसको एसोसिएट मेंबर बनाया जाता था। लेकिन ये बहुत सारा कंफ्यूजन होने की वजह से वो रिमूव करने के लिए अभी एसोसिएट मेंबर का मतलब 12 रिलेटिव्स का नाम दिया है। जो मेंबर है वो 12 रिलेटिव को एसोसिएट मेंबर बना सकता है। 13वां रिलेटिव बना सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो एसोसिएट मेंबर का एप्लीकेशन फॉर्म जब मेंबर देगा, इसको मेंबर बनाओ, तो उसको प्रूफ दे देना पड़ेगा। यदि प्रूफ नहीं है तो कम से कम उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि ही इज रिलेटेड टू मी लाइक दिस। तो अभी हम समझते हैं, मान लो नेफ्यू है, नेफ्यू मतलब मेरा भाई का लड़का है। यदि मेरा मेंबर का भाई का लड़का है तो मुझे और मेरा भाई का प्रूफ देना पड़ेगा, और उसके बाद वो जो भाई का लड़का है, फिर भाई का और उस लड़के का आपको पासपोर्ट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा, सो दैट आई एम एबल टू प्रूव दैट ही इज नेफ्यू और नीस। तो जब तक आप ये प्रूफ नहीं देते हो तो आप उनको मेंबरशिप में एडमिट नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ तो सिंपल है, मैरिज सर्टिफिकेट या रेशन कार्ड में जो प्रूफ है, या आप अलग प्रूफ दे सकते हो। फादर मदर भी दे सकते हो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से। ब्रदर एंड सिस्टर भी दे सकते हो, आपका रेशन कार्ड में वगैरह नाम है या उनका पासपोर्ट में आपका फादर मदर का नाम है। सन एंड डॉटर भी आसान है, आप दे सकते हो, आपका स्कूल लिविंग में भी आ जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट में आ जाएगा। सन इन लॉ एंड फादर इन लॉ, उनका फिर सन इन लॉ है तो फिर मेरा डॉटर है, डॉटर का फिर उनका मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। वैसे डॉटर इन लॉ, यदि मेरा बच्चा है उसका डॉटर इन लॉ है, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो यदि ये रिलेटिव प्रूफ होती है तब वो सोसाइटी आपको एसोसिएट मेंबर करके एडमिट करेगी। इसका सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और उसमें क्लियर कट लिखा है हु इज रेकमेंडेड बाय ए मेंबर। जरा सुन लीजिए, हु इज रेकमेंडेड बाय द मेंबर एंड हुज नेम इज इन द शेयर सर्टिफिकेट। ये महत्वपूर्ण है। अभी सवाल ये उठता है, जो रूल में अभी आ रहा है, आएगा, यदि मान लो मैंने एक एसोसिएट मेंबर मेरा बच्चे को बनाया, क्या मैं एज ए मेंबर क्या उस एसोसिएट मेंबर का नाम मैं निकाल सकता हूँ? आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप रेकमेंड कर सकते हो आप उसको मेंबरशिप से भी हटा सकते थे। पहला एसोसिएट मेंबर में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि एक बार आपने एडमिट किया, जब तक एसोसिएट मेंबर रेसिग्नेशन नहीं करता है तो आप उसको निकाल नहीं सकते थे। लेकिन अभी एसोसिएट मेंबर का पूरी नियंत्रण मेंबर के पास रहेगा। उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में आएगा नहीं, उसका कोई भी होल्डिंग शेयर सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी में होना जरूरी भी नहीं। उसका राइट्स ड्यूटीज क्या है थोड़ा आगे जाके देखते, फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बोलूंगा। उसका पूरा अधिकार है जनरल बॉडी में अटेंड करना, तो बाय टेकिंग अथॉरिटी लेटर। यदि कंटेस्ट करना है तो कंटेस्ट भी कर सकता है कंसेंट लेकर,
और आखिर में चेयरमैन सेक्रेटरी भी बन सकता है यदि वो कमेटी मेंबर में इलेक्ट होकर आता है। जो नेक्स्ट जो है वो है जॉइंट मेंबर। इधर देखिए, जॉइंटली होल्ड्स द शेयर, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और फ्लैट विद द मेंबर। मेंबर एक दूसरा मेंबर के साथ आप फ्लैट जॉइंटली लेते हो, जिसका नाम शेयर सेटलमेंट में आएगा उसको अभी जॉइंट मेंबर बताएगा। ये भी महत्वपूर्ण है। जॉइंट मेंबर भी यदि मीटिंग में अटेंड करना है तो अटेंड कर सकता है, यदि मेंबर नहीं है तो जॉइंट मेंबर अटेंड कर सकता है। यदि कंटेस्ट करना है तो मेंबर के पास उसको कंसेंट लाना पड़ेगा, उस हिसाब से कंटेस्ट भी कर सकते हैं, फिर चेयरमैन सेक्रेटरी भी बन सकता है, ऑफिस बेरर बन सकता है। द नेक्स्ट जो सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजनल मेंबर। आप अगले स्लाइड में भी जा सकते हैं। अभी प्रोविजनल मेंबर मतलब ड्यूली एडमिटेड एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन टिल द लीगल heirs of the member in the society in place of a deceased member। इसका मतलब ये है, प्रोविजनल मेंबर इज ए नॉमिनी मेंबर, जो मेंबर का देहांत होने के बाद, जरा सुन लीजिए, जो मेंबर का देहांत होने के बाद जो नॉमिनी है उसको जो सोसाइटी एडमिट करती है उसको प्रोविजनल मेंबर बताया जाता है। ये टेम्पररी मेंबरशिप। प्रोविजनल मेंबर को भी पूरा अधिकार है, लेकिन वो फ्लैट मॉर्गेज नहीं कर पाएगा, बेच नहीं पाएगा, या कई बार लिव एंड लाइसेंस में भी नहीं दे पाएगा, मगर वो ऑक्यूपाई कर सकता है और कंटेस्ट कर सकता है, जनरल बॉडी भी अटेंड कर सकता है। पूरे अधिकार जो मेंबर का है वो नॉमिनल मेंबर के पास हुए होगा, क्योंकि ये बिकम्स ए ट्रस्टी। अब अगला स्लाइड लीजिए, और ये भी समझना जरूरी है, नॉमिनी मेंबर जिसको हमने प्रोविजनल मेंबर बताया, वो प्रोविजनल मेंबर को दायित्व बनता है लीगल हेयर को सोसाइटी का रिकॉर्ड में लाना। जब तक नॉमिनल मेंबर जो प्रोविजनल मेंबर है वो जब तक लीगल हेयर को नहीं लाएगा तब तक वो प्रोविजनल मेंबर कंटिन्यू रहेगा। अभी लीगल हेयर को लाना है तो क्या करना चाहिए, आगे का प्रोविजन दिया है, फिर भी मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। उसको कुछ ना कुछ टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, या रिलीज डीड बना के देना, या सेटलमेंट देना पड़ेगा। तो आप आगे का स्लाइड लीजिए। तो जब तक कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस नहीं करते हो तब तक वो प्रोविजनल मेंबर ही रहेगा। यदि उसको ओनरशिप करना है तो पूरी तरह से उसको राइट, टाइटल, इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर किया और प्रूफ देना पड़ेगा, तब वो मेंबर जाएगा। अभी सवाल आता है नॉमिनी मेंबर, कई बार ये आते हैं प्रोविजनल मेंबर मान लो एक ही बच्चा है उसको ही नॉमिनी किया, क्योंकि बहुत सारा सवाल आता है, और लीगल हेयर भी वही है, फिर भी एक ही मेंबर है, उसका हस्बैंड वाइफ दोनों गुजर गए, अभी वाइफ ने जो है डायरेक्ट बच्चे को नॉमिनेशन किया, फिर भी क्या डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा? द आंसर इज यस। जरा लीजिए जय जी, अगला स्लाइड। तो प्रोविजनल मेंबर जो है उसको फिर भी जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी हम वेबिनार का ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं केसीगर सभी आयोजकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम देखा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप मिलेगा, और जब हम सब लोग आप अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो हम इसका भरपूर हमें लाभ मिलेगा। और मेरी आप सबसे एक अपील है कि हम लोग जो भी अभी तक सोसाइटी फेडरेशन की मेंबर नहीं बनी हैं वो कृपया करके जल्दी जल्दी फेडरेशन की मेंबर बन जाइए, ताकि हम जो भी आगे लाने वाले एजुकेशन वेबिनार प्रोग्राम हैं उन सब का बहुत बहुत फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।